नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी प्यारी सी लेकिन हृदय द्रावक कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है मिठाई। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कहानी के बारे में अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सबकी हंसी ठिठोले की आवाज सावित्री जी के कानों तक भी आ रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वो दिवाली का और उन खुशियों का हिस्सा बन पाती। वो तो बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवानों की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। सावित्री जी सोचने लगी, कितने चाव से वह बेटे के साथ दिवाली मनाती थी। बेटा बहू क्या लाया और कलेक्टर क्या बन गया, पूरा ही बदल गया। दिवाली के साथ उसके सालगिरह भी तो है, तो साधारण पार्टी तो होगी नहीं। पार्टी में बेटे के जानने वालों और बहू के मायके वालों को भी बुलाया गया था। सावित्री जी में बहू के मायके वालों को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी सावित्री जी अपने कमरे से बाहर बहुत कम निकलती थी। अगर वह जरा सा भी बाहर आती थी तो उनकी बहू संगीता को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी सास के बाहर आने मात्र से ही उसका त्योहार खराब हो जाता है। और फिर बेटे बहू के इस चमकीले सुंदर घर में सावित्री जी वह अकेली पुरानी बत्ती थी जो बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमाती रहती। उसे हटाना तो हर कोई चाहता था, लेकिन हटा नहीं पाता था। सावित्री जी अकेली ही कमरे में बैठी हुई अपने पति की तस्वीर के सामने बातें कर रही थी। आपके बेटे बहू का बस चले तो वो मुझे घर से निकाल दे, पर मैं जानती हूँ वो इस डर से मुझे निकाल नहीं पा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया, शायद इसी मजबूरी में वो मुझे अपने साथ रख रहे हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला तो उनकी तंद्रा भंग हुई। उनकी बहू संगीता ने उनके कमरे का दरवाजा खोला था और उनकी तरफ एक पैकेट फेंक दिया था। फिर बोली, लीजिए ये साड़ी पहन लेना, कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आ भी गया तो हमारी इज्जत ना तार तार हो जाए। और ढंग से हाथ पैर धोकर कंघी कर लीजिएगा। अगर कोई कमरे में आ जाए तो नमस्ते और हाँ हूँ में जवाब देना, बस। ज्यादा किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी। संगीता बोले चली जा रही थी, पर सावित्री जी का बहू की बात सुनते सुनते ध्यान फिर से पकवानों की खुशबू की ओर चला गया। अचानक से संगीता उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली थी, अरे सुन भी रही हैं या मैं बस कहे जा रही हूँ। सावित्री जी का ध्यान भंग हुआ और वो बोली, हाँ हाँ बहू, ये तो बताओ दिवाली पर क्या बनवा रही हो। संगीता सिर पे हाथ मारकर बोली, हे भगवान, जब देखो तब बस खाने की बात। कुछ कहा मैंने, आपने वो सुना या नहीं। दिवाली की पूजा मैं कर लूंगी, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपके कमरे में आ जाए तो भी ज्यादा बात मत कीजिएगा। सावित्री जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, बहू, सालगिरह की पार्टी तो छोड़ो, क्या दिवाली की पूजा में भी मैं शामिल नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं, संगीता ने जवाब दिया था। बहू, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को देती जाना। सुबह से सिर्फ 2 ब्रेड के पीस ही तो खाए हैं और चाय। संगीता ने सावित्री जी को ऐसे घूर कर देखा मानो उन्होंने पता नहीं क्या कारों का खजाना मांग लिया हो, और फिर वह वहां से चली गई। सावित्री जी ख्यालों में खो गई कि अब मिठाई मिलने वाली है। संगीता को अपनी सास सावित्री जी से बड़ी चिढ़ थी। कारण था उनका बूढ़ा जर्जर शरीर जिसे वो सख्त नापसंद करती थी। आज सुबह ही वो अपने पति से बोली थी, सुनो, अपनी माँ को समझा देना कि 2 दिन के बाद घर में दिवाली की पार्टी है। कम से कम उस दिन वो मेरा मूड खराब ना करे। बेहतर होगा अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहे। और अगर वह कमरे से निकली और कुछ भी इधर का उधर हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर मैं ये भी भूल जाऊंगी कि वो मेरी सास है। उन्हें मैं सीधा घर से बाहर निकाल दूंगी और तब आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे, मैं कह देती हूँ। हाँ। संगीता अपने पति विनोद से बराबर कहे जा रही थी, लेकिन विनोद बोला, तुम क्या चाहती हो, मैं माँ को समझाने जाऊं। अरे कम से कम माँ को तो तुम संभाल सकती हो।
सच कहते हैं लोग, कलेक्टर ही चाहे तुम क्यों न बन जाओ, पर बीवी के सामने हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। देख लो, पार्टी में तुम्हारे मायके वाले भी आने वाले हैं। तुम्हें उनके सामने अपनी इज्जत बचानी है तो माँ से ठीक से पेश आना, और प्लीज मुझे इन सब बातों से दूर रखो। विनोद दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, बाहर की परेशानी क्या कम होती है, जो घर की परेशानी भी तुम मुझ पर ही संभालने को दे देती हो। इतना कहकर विनोद कमरे से निकल गया। विनोद के वहां से जाते ही संगीता बड़बड़ाने लगी अपने आप से, अब मैं इस बुढ़िया को अच्छे से समझा दूंगी। अरे, मजबूरी है जो मैं इनको अपने साथ रख रही हूँ। इनकी वजह से अगर मेरी दिवाली खराब हुई तब तो मुझे इनके बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा, पर फिलहाल तो मुझे प्यार से काम चलाना होगा। मन ही मन यह सब कुछ बुदबुदाते हुए वो अपनी सास सावित्री जी के कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, आप तो जानती हैं 2 दिन बाद दिवाली है और उसी दिन हमारी शादी की 10वीं सालगिरह भी है। मैं नहीं चाहती कि उस दिन कुछ हंगामा हो, तो बेहतर होगा उस दिन आप अपने कमरे में ही रहना। मैं आपको कमरे से निकलने के लिए मना तो कर रही हूँ, फिर भी आप इधर उधर जरूर करेंगी। उसके बाद आगे क्या होगा उसके लिए आप तैयार रहेगा, जो होगा उसके लिए जिम्मेदार आप ही रहेंगी। इतना कहकर संगीता वहां से चली गई। सावित्री जी सोचने लगी, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में अपने साथ रखते हैं। दिवाली की पार्टी और मेहमानों की पड़ी है इन्हें, लेकिन माँ की नहीं पड़ी है। माँ की जरा भी परवाह नहीं है। सोचते सोचते सावित्री जी ने एक लंबी उसास भरी और वह बड़ी उम्मीद से दरवाजे की तरफ देखने लगी कि शायद अब संगीता उनके लिए कुछ मीठा लेकर आए, कुछ मिठाई लेकर आए। थोड़ी देर के बाद ही काम करने वाली राधा वहां आई और खाने की थाली सावित्री जी को देते हुए बोली, लो बड़ी मालकिन, खाना खा लो। सावित्री जी ने आशा भरी नजरों से राधा की तरफ देखा। राधा बोली, बड़ी मालकिन, पकवान तो अभी बन रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, इसलिए मैं सुबह का यह बचा हुआ खाना ले आई हूँ। आपको बहुत भूख लगी है ना, तो थोड़ा खा लीजिए, जिससे कुछ देर के लिए तो आपकी भूख शांत हो जाए। और फिर बिना मालकिन से पूछे अगर मैं पकवान लेकर आऊंगी, मिठाई लेकर आऊंगी, तो आप जानती हैं मेरी क्या हालत होगी। मेरी तो नौकरी चली जाएगी। सावित्री जी सब समझ गई। उन्हें इतनी जोरों की भूख लगी हुई थी। राधा जो कुछ लाई थी वही थाली अपनी तरफ खींचकर उस खाने पर टूट पड़ी। उनको इस तरह खाना खाते देखकर राधा की आंखें भर आई। सोचने लगी, कोई कह सकता है भला ये कलेक्टर साहब की माँ है, वो कलेक्टर साहब जो इतनी इज्जत और पैसा कमा रहे। इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना हम सब एक साथ बैठकर तो खाते हैं। यहाँ तो कलेक्टर बेटा दिवाली पर सबको मिठाई बांटता है, सालगिरह पर पार्टी, पर उसकी माँ बेचारी भूखी रहती है। तभी राधा को संगीता की आवाज सुनाई पड़ी तो वो बाहर जाने को हुई। तभी सावित्री जी बोली, राधा, एक रोटी से मेरी भूख नहीं मिटी है, मुझे अभी भी भूख लग रही है। बड़ी मालकिन, राधा अजीजी से बोली, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना, मैं आपके लिए कुछ जरूर लेकर आ जाऊंगी। तो मैं जाती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। सावित्री जी ने बहू के कहे अनुसार साड़ी निकाल कर देखी तो वो खुश हो गई और सोचने लगी, बहू ने पहली बार दिवाली पर मेरे लिए साड़ी खरीदी है। इसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट दे देती तो अच्छा रहता। अभी के लिए पुरानी साड़ी पहन लेती हूँ। थोड़ी देर के बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठा होने लगे और केक कट करने की तैयारी होने लगी। विनोद और संगीता केक काटने के लिए जैसे ही आगे आए, विनोद के किसी दोस्त ने कहा, अरे विनोद, घर में आंटी जी है, उन्हें भी बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। एक तो दिवाली, उस पर इतनी खुशी का दिन है, तो उन्हें भी तो यहाँ होना ही चाहिए। क्यों दोस्तों? सबने हाँ हाँ कहना शुरू कर दिया। सबकी बातें सुनकर विनोद ने संगीता की तरफ देखा तो संगीता बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि मम्मी जी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती और दिवाली के दिन उनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी। इसीलिए उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे बाहर बुलाकर परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था हर बात में उन्हें अपने साथ रखने का, और उनके ही हाथों हमने केक कटवाने का भी सोचा हुआ था। पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू हूँ, उनका कहना कैसे टाल सकती हूँ। सबको अपनी मीठी बातों से खुश करके संगीता ने विनोद के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। उतने में राधा एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेने लगी तो संगीता ने उसे डांट दिया। बोली, ये क्या कर रही है? ये खाना किसके लिए लेकर जा रही है?
बड़ी मालकिन को भूख लग रही होगी, राधा बोली। उन्होंने एक ही रोटी खाई थी। तो एक रोटी काफ़ी है उनके लिए। इस उम्र में ज़्यादा खाएगी तो वजन बढ़ जाएगा, और कल को अगर मर गई तो उनको उठाएगा कौन? चुपचाप से प्लेट यहाँ रख और अपना काम कर। अम्मा को मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान खड़े हैं और तुम्हें बड़ी मालकिन की पड़ी है। संगीता ने उसे डांटते हुए कहा, क्या वही तुम्हें तनख्वाह देती है? चलो यहाँ से जाओ। बेचारी राधा ने मजबूरन खाने की प्लेट को वहीं रख दिया और दूसरे काम निपटाने लगी। संगीता अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। देखते ही देखते रात के 11 भी बज गए, पर अभी तक सावित्री जी को किसी ने भी खाना नहीं दिया था। वह भूख से बिलबिला रही थी, लेकिन उनसे भूख अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सावित्री जी के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आखिरकार वो उठकर अपने कमरे से बाहर चली आई और छोटे बच्चों की तरह इधर उधर झांकने लगी। अचानक से विनोद की नज़र सावित्री जी पर पड़ी और वह संगीता के पास जाकर धीरे से बोला, संगीता, मैंने तुमसे कहा था ना, इस दिवाली पर माँ मुझे अपने कमरे से बाहर दिखनी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें बताया भी था कि कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, अम्मा को संभाल लेना, पर तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। अंदर ले जाओ माँ को, इससे पहले कि किसी की उन पर नजर पड़े। सुनकर संगीता जल्दी जल्दी अम्मा के पास गई और उन्हें कमरे में धकियाती हुई उनके कान में बोली, आपसे कहा भी था ना, बाहर मत आना कमरे से। आप सुनती क्यों नहीं है? पार्टी में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ आया देखकर वो बोली, चलिए अम्मा, अंदर चलिए, आराम कीजिए। सावित्री जी भूख से तड़प रही थी। सबके सामने ही वह बोली, बहू, तुम लोग मुझे दिवाली के दिन भी अंदर कमरे में बंद करके क्यों रखते हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अचानक से सावित्री जी की आवाज सुनकर सभी लोगों का ध्यान उस तरफ गया और सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरी औरत के कान में बोली, इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि कलेक्टर साहब सारे मेहमानों को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। और संगीता हमारे साथ दिवाली में पत्ते खेल रही थी। पार्टी में मौजूद अन्य लोग भी दबी जबान में इसी बात की चर्चा करने लगे। आखिरकार संगीता सावित्री जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले आई और कमरे का दरवाजा बंद करते हुए उन्हें पलंग पर लगभग धकेलते हुए सी बोली, खबरदार जो बाहर आई आप, मुझसे बुरा कोई ना होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह सबके सामने उछालते हुए? क्या बताना चाहती है आप लोगों को? हम आपको भूखा रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले आपने बाहर जो रायता फैलाया है उसे तो समेट लो। सावित्री जी उससे कुछ कहती उससे पहले संगीता ने दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने राधा से बोली, राधा, जल्दी से मम्मी जी को एक प्लेट में खाना ले आओ। तुम्हें पता है ना, हर 2 घंटे में उन्हें भूख लग जाती है। अभी तो थोड़ी देर पहले ही उन्होंने थोड़ा खाया था ना खाना, अब फिर से भूख लग गई है। पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? राधा आश्चर्य से संगीता की तरफ देखने लगी और जल्दी से एक प्लेट में खाना लगाकर सावित्री जी के कमरे में ले गई। सावित्री जी रो रही थी। राधा को देखते ही वो बोले, देख, बहू ने मुझे कितनी जोर से धक्का मारा है, मेरी पूरी कोहनी छिल गई है। बेचारा मेरा बुढ़ापे का शरीर, चमड़ी इतनी कोमल हो गई है कि तुरंत ही खून खून हो गया है। राधा ने तुरंत ही अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर उससे एक चिंदी निकाली और सावित्री जी के हाथ में बांधते हुए बोली, कोई बात नहीं मालकिन, पहले आप खाना खा लो, मैं घाव पर मलहम भी लगा दूंगी। राधा ने अपने हाथों से सावित्री जी को खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे घाव का दर्द भी उन्हें अब कम लग रहा था। सावित्री जी खाना खा रही थी तो राधा बोली, एक बात बोलूं बड़ी मालकिन, त्योहार के दिन भी आपका बेटा और बहू आपको मिठाई खिलाना तो दूर, आपसे मीठे बोल तक नहीं बोलते हैं। काहे को बर्दाश्त करती हो आप? भला क्या कमी है आपको? फिर आप बेटे बहू की मोहताज क्यों हैं? अरे राधा, गांव में मेरे पास जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख लूं। लेकिन परिवार का साथ तो चाहिए ना। मैं अकेली क्या क्या करूंगी? गांव की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वह भी तो बेटा बहू रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि मेरा इनके अलावा कोई है नहीं। विनोद के बाबूजी भी मुझे जीवन जीने के लिए अकेला ही छोड़ गए। अब मैं बेटे बहू को छोड़कर भला कहाँ जाऊं? इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा, राधा बोली, आप पति के बगैर बेटे को पढ़ाकर अगर कलेक्टर बना सकती हो तो अपनी जमीन जायदाद नहीं संभाल सकती? आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि आप 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मोहताज हो जाए? मालकिन भले ही एक रोटी खाओ,
लेकिन स्वाभिमान की खाओ। मेरा बेटा अगर मेरे साथ ऐसा करता ना तो मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती। सच कहती हूँ। फिर आप तो पढ़ी लिखी हैं। तभी संगीता ने राधा का आवाज लगाई और उसे बाहर चले जाना पड़ा। उसके जाते ही सावित्री जी सोच में पड़ गई। एक अनपढ़ औरत इतना साहस दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने अपने आंसू बरबस पोंछ डाले और उस खाने को एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा कि क्या यह सम्मान की रोटी है। थोड़ी देर के बाद राधा कमरे में प्लेट लेने आई तो उसने देखा कि प्लेट में रोटी तो ठीक है, अम्मा ने मिठाई तक को छुआ नहीं था जिसे खाने का उन्हें बड़ा चाव था। राधा ने देखा कि सावित्री जी बैठे बैठे अपने पति की तस्वीर को ही निहार रही थी। बोली, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना नहीं खाया? आपको मिठाई चाहिए थी, आपने उसे छुआ तक नहीं। नहीं चाहिए मुझे यह तिरस्कार की रोटी राधा, ले जा इसे वापस। राधा ने सावित्री जी को मनाने की भरपूर कोशिश की लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर अब पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। संगीता और विनोद भी अब भी कमरे में आ गए और आते ही सावित्री जी पर दिवाली के पटाखे की तरह बरस पड़े। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी आप ऐसी हरकतें करती हैं खाने के लिए। अरे मिठाई खाने के लिए इतनी पागल हो जाती है आप कि भूल ही जाती है कि मेरी यहाँ कोई इज्जत है। आपको पता है लोग बाहर कैसी कैसी बातें बना रहे होंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। फिर रहना अकेली और मनाना त्योहार। विनोद की बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि संगीता ने भी उन्हें झिड़कते हुए कहा, लो जी, खाने के पीछे इतना हंगामा करती हैं, वो भी तो वैसे ही पड़ा है। खाना बर्बाद करती हैं, पता है ना भगवान कितना पाप देंगे। अब आपके नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। सुनो जी, इनका कुछ करो। अब मुझे ये सब नहीं होगा। इन्हें वापस गांव भेज दो या किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। तुम ठीक ही कहते हो संगीता, विनोद बोला। मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ, तब वहां इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। सावित्री जी चुपचाप बेटे बहू की बातें सिर नीचा किए हुए सुनती रही। राधा आश्चर्य से सावित्री जी की तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था कि शायद तूफान से पहले की शांति है ये। न जाने अब बड़ी मालकिन क्या बोलेंगी, क्या करेंगी। दूसरे दिन विनोद ने सावित्री जी को गांव भेज दिया। गांव पहुंचने पर सावित्री जी ने सबसे पहले अपने वकील को बुलवाया। अपनी सारी जमीन जायदाद से उन्होंने विनोद को बेदखल कर दिया। फिर उन्होंने अपनी एक वसीयत बनाई जिसके अनुसार उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को चली जाएगी। ऐसा ट्रस्ट जो बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करता हो। और इस ट्रस्ट की देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने बहुत सोचा कि किसे दें। इस विषय को उन्होंने थोड़े समय के लिए टाल दिया। सोचा कि सोचकर इसके लिए किसी जिम्मेदार का नाम लिखवाऊंगी जिसके लिए उसे हर महीने तनख्वाह भी दे दी जाएगी। सावित्री जी ने घर का आधा हिस्सा किराए पर उठा दिया और उस किराए को एक स्कूल में लड़कियों की शिक्षा के लिए देने का इंतजाम कर दिया। आधे हिस्से में वे खुद रहने लगी। घर काफी बड़ा था, इसलिए उन्होंने एक दिन राधा को फोन किया। तब राधा और उसका पति वहां आ गए। सावित्री जी ने पूछा कि क्या वह और उसका पति मिलकर सावित्री जी का घर और उनकी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सकते हैं। राधा ने यह सुना तो खुश हो गई। बोली, क्यों नहीं। उसी पल से राधा और उसके पति ने सावित्री जी के घर की और उनकी जिम्मेदारी संभाल ली। सावित्री जी के घर में कमरों की कमी न थी। उन्होंने 2 कमरे राधा और उसके पति को रहने के लिए दे दिए। अब राधा और उसका पति सावित्री जी के साथ ही रहने लगे थे। सावित्री जी अब स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाती थी। खेती बाड़ी से जो भी इनकम होती थी वह विनोद के पास न भेजकर वे अब अपने पास रखती थी। जब पैसा विनोद के अकाउंट में नहीं आया, ऐसे 1 या 2 महीने बीत गए तो वो और संगीता दोनों गांव पहुंचे। आते ही सावित्री जी के ठाट बाट देखकर विनोद ने कहा, माँ, ये घर का क्या हाल बनाकर रखा है आपने। और इस बार खेती में कमाई नहीं हुई जो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। तुझे क्यों पूछूं? तू होता कौन है? सावित्री जी ने कहा। अब वह सारे पैसे मेरे अकाउंट में ही रहेंगे। अरे आप क्या करेंगे उन पैसों का? और किससे पूछकर अपने घर का आधा हिस्सा आपने किराए पर चढ़ा दिया? संगीता ने डांटते हुए कहा। सावित्री जी बोली, ये घर क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में दिया था बहू, जो तुम मुझसे इस तरह से बात करी हो? और क्यों पूछूंगी मैं तुम लोगों से? संपत्ति मेरी है तो मैंने अपने अनुसार इस्तेमाल कर ली। वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? माँ, ये कैसी बातें कर रही है आप? विनोद बोला। हम आपके बेटा और बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से समझते हैं। बेटा और बहू?
वो जो वार त्योहार पर रोटी तक के लिए अपनी माँ को तरसाते रहते थे। ऐसा बेटा बहू मुझे ना हो तो मुझे उनकी परवाह नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर ही चुकी हूँ, तो अब इस गांव में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। अब तुम्हें तुम्हारा शहर भला, यहाँ आने की परेशानी मत उठाओ। अब दिवाली होली अपनी पत्नी के साथ आराम से वही मनाओ। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? संगीता रोष में आकर बोली। जरूर ये सब आपको इस राधा के बच्चे ने सिखाया होगा। इसकी तो मैं, वह कहते हुए जैसी वह राधा की तरफ बढ़ी, सावित्री जी ने एक थप्पड़ उसे जड़ दिया और बोली, खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया। आज तक तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की, जो भी सेवा की है इसे ने की है। और मेरे मरने के बाद भी ये लोग इस घर में ही रहेंगे। तुम लोग मेरे मरने पर भी यहाँ मत आना, और ना ही मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा। अरे ये काम तो गांव का कोई भी आदमी कर लेगा। कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत तो जिंदा है। अब तुम निकल जाओ इस घर से और वापस कभी लौट कर मत आना। सावित्री जी के रौद्र रूप को देखकर संगीता और विनोद दोनों की बोलती बंद सी हो गई थी। राधा ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, मालकिन, मालिक, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग बड़ी मालकिन को परेशान मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से। इन बेचारी को शांति से अपना बचा हुआ जीवन जीने दीजिए। आखिरकार विनोद और संगीता भुनभुनाते हुए शहर की ओर रवाना हो गए। वे दोबारा लौटकर गांव नहीं आए। राधा और उसका पति सावित्री जी की मन लगाकर सेवा करते रहे और ईमानदारी से उनकी चीजों को, उनके जमीन जायदाद की देख रेख करते रहे। बेटे बहू ने तो अपना फर्ज अदा नहीं किया, फिर वे अधिकार कैसे पा सकते थे? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी मिठाई। कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।